Good morning, students. Here we are on lecture 5, structure of atom. In this lecture, we will discuss why we need to find another model of an atom and why it is quantum mechanical model. Right? And what is quantum mechanics also we will discuss. The introduction of quantum mechanics we will discuss in this portion, right? So as we know that hydrogen spectrum, that Bohr's model is applicable for hydrogen and hydrogen-like atoms. This is big failure of Bohr's model. साथ में this model is unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen. Cannot explain spectrum of other atoms. As a third is important phenomena which was observed is Zeeman effect or Stark effect also. What are Zeeman and Stark effect? What happened actually? When spectrum of hydrogen line spectrum has been kept in electric field, a splitting of lines observed. That effect is called Stark effect. And when the same condition observed in magnetic field, that would known as that was Zeeman effect. That is Zeeman effect also we can say, right? So why Zeeman and Stark effect Bohr's unable to explain about it. Bohr's unable to explain the bonding in molecules. If अगर आप एक चीज़ बताते हैं तो अगर आपने ये सारी चीज़ें बताई तो बॉन्डिंग के बारे में बताना होगा जो कि नहीं बताया, ठीक है, ये उनकी डेफिशिएंसी कह सकते हैं, लिमिटेशंस ही हैं ऑब्वियसली. And after discovery of dual nature of electrons, Bohr's theory पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि ड्यूअल थ्योरी के बारे में जब हम बात करेंगे तो शायद आपको बड़े आसानी समझ में आएगा, और उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा क्यों कहा, राइट? और आई विल शेयर दोज थिंग्स ऑल्सो एट ऑन दैट पॉइंट, राइट? सो हियर वी आर ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनसे कहीं ना कहीं बेसिस तैयार हुआ. एक बात तो क्लियर होगी कि बोर मॉडल्स में बहुत सारी कमियां थी, नया मॉडल चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उस समय आए जिसने एटॉमिक मॉडल्स की डिस्कवरी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दी, राइट? उनमें से एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा कॉन्सेप्ट था, दैट इज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. डी ब्रॉगली हैज put a concept that as radiation behave like a particle, particles also behave like a wave. It means as radiations have dual behavior, particles should also exhibit dual behavior like wave as well as particle. He stated again that every object in motion has a wave character. जो भी बॉडी मोशन में है उसमें एक वेव कैरेक्टर होता है. He established a relation between momentum of particle and the wavelength of particle. These waves are known as Mattern waves or de Broglie waves. ध्यान रखिएगा, ये वेव्स नॉर्मल वेव्स की तरह हमने ट्रीट नहीं कर सकते. ये वेव्स तभी होंगी जब पार्टिकल मोशन में होगा. अगर पार्टिकल का मोशन जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा, v जीरो होगा, और उस कंडीशन में कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी, राइट? सो here it is, lambda is equal to h upon p or h upon mb. It is famous de Broglie equation. P is equal to
√2m E या काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट. यू कैन रिमेंबर दिस वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर फिजिक्स. एंड काइनेटिक एनर्जी इज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. इट माइट बी क्यू भी हो सकता है यहाँ पे, राइट. सो ये एक्सप्रेशन जो है इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन, इट्स ऑल डिपेंड्स की कंडीशन क्या दे. इफ वी हैव काइनेटिक एनर्जी वी कैन गो थ्रू दिस. इफ वी हैव potential we can go through this. If we have speed we can go through this, or if we have momentum we can go through this, or we can calculate the wavelength of any object. Now my point is I'm going to de Broglie wavelength कि अगर हम किसी मिलीग्राम ऑब्जेक्ट तक की बात करते हैं, मिलीग्राम तक का ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख सकते हैं और उससे छोटे का भी देख सकते हैं. माइक्रोग्राम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ओके. कोई माइक्रोग्राम मिलीग्राम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, आसानी से हम देख पाते हैं. तो मिलीग्राम ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ कितनी होगी अगर वो मोशन कर रहा है. मान लीजिए मोशन कर रहा है, हमने जोर से एक बॉल फेंकी तो मोशन कर रहा है. मान लीजिए उस कितनी मोशन कर रहा है, चलिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि वो 100 मीटर पर सेकेंड मोशन कर रहा है. बहुत से बहुत हो गया तो 100 मीटर पर सेकेंड अगर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, लेट्स सी. तो इन दैट कंडीशन H/mv. So H is 6.626 into 10 to the power minus 34 and m is, हमने मिलीग्राम ऑब्जेक्ट लिया तो मिलीग्राम को SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. तो मिलीग्राम मतलब कितना हो गया 10 to the power minus 6. SI यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, तो क्या हो गया 10 to the power minus 3. और स्पीड हमने कहा 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो द वेवलेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बेटा 6.626 into 10 to the power minus 33, which is almost insignificant. और इसीलिए जो हम और आप या हमारे आसपास के जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं उनका वेव नेचर रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है. जब बड़े साइज का ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी कंडीशंस पार्टिकल जैसी ही होती है. मैं आपको जनरल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. अगर एक ऊंची बिल्डिंग से किसी एक बॉल को और एक चींटी को गिराया जाए, तो जब बॉल को आप गिराएंगे और चींटी को आप गिराएंगे तो बॉल तेजी से आएगा. चींटी भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का ये मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ. और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ना हो, एयर का फ्रैक्शन ना हो, तो चींटी भी उसी स्पीड से जिस स्पीड से बॉल आ रही है वो नीचे आएगी, नो डाउट. बट एटमॉस्फेयर के कारण चींटी की स्पीड अलग हो जाती है. आई अंडरस्टैंड, बट मैं एक जनरल एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ. चींटी भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का ही एग्जांपल है. तो इसीलिए जो पार्टिकल नेचर होता है वो अलग कंडीशंस में होता है, और पार्टिकल नेचर होने के कारण से साइज इतना बड़ा होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर उसका रिफ्लेक्ट भी होता है. लेकिन जब जैसे हम साइज छोटे साइज की तरफ जाते हैं, जैसे लेट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की माने कि वो स्पीड ऑफ लाइट से रन कर रहा है तो 6.626 into 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31, राइट. और स्पीड हमने क्या मान ली 3 into 10 to the power 8, राइट. सो इन दैट कंडीशन व्हाट वुड हैपन, इन दिस कंडीशन अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1. कैलकुलेट कीजिए. (6.626) divided by 9.1, 7.7281, and divided by also 3. So we would get 242.242, right, into कितना हो जाएगा, this will be 42 और 10 to the power minus 31. So 42 और 31, so it's 10 to the power minus 11 I think.
So we can say this 2.42 angstrom which is significant. एक्स-रे की वेवलेंथ होती है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करें, बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने 3 × 10⁸ स्पीड से किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया तो एक वेवलेंथ जनरेट करेगा जिसकी वेवलेंथ 2.42 एंगस्ट्रॉम होगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CRT ट्यूब्स। याद हो, कैथोड रे ट्यूब्स, बड़े बड़े बॉक्सेस आते थे टीवी के। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन जनरेट करता था और उसे स्क्रीन जिस पर हम टीवी देखते थे वहाँ पर जो है वो इंसिडेंट करता था, डिफ्रैक्शन वहाँ देखने को मिलता था और स्प्रेड होता था वेव नेचर में और हमें चीज़ें दिखाई देती थी। सो यू कैन सी कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टिकल को अगर A से B तक जाना है तो पार्टिकल A से B तक में उसकी पार्टिकल मोशन करेगा और वो यहाँ से आ जाएगा। जबकि वेव को अगर A से B तक जाना है तो वो वेव नेचर करते हुए, वेव मोशन करते हुए जाएगी, स्प्रेड होते हुए जाएगी। इस पूरे एरिया में वो स्प्रेड होते हुए जाएगी। दिस इज द पॉइंट। A से B तक जाना है तो वो A से B तक एग्जैक्टली ना जाकर पूरे एरिया में उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इस पूरे जोन में वो कहीं भी हो सकती है। इस पूरे जोन को वो कैप्चर करते हुए जाए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इस पूरे एरिया में होते हुए जा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे जा रहा है, जो कि बोर ने कहा था। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट के बाद बोर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी वीक हो गया अपने एक्सप्लेनेशन के मामले में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स बिहेविंग लाइक अ वेव, इट ट्रेवल इन एन एरिया, एंड इफ इट ट्रेवल इन एन एरिया विद अ वेव, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स पोजिशन एंड द मोमेंटम एट एनी पॉइंट। एंड इफ वी कैन नॉट, देखिए अगर कोई पार्टिकल नेचर बिहेव करता है, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन, शायद आपने पढ़ा होगा अभी तक अगर हो गया होगा, ये पार्टिकल को यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट किया, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्शन। बट इफ इट इज अ वेव एंड इट इज गोइंग थ्रू an area is traveling with it, spreaded it is a single electron is available at different position at a time. This is the meaning of wave. We cannot determine the position momentum simultaneously at least. एक चीज पता करने जाएंगे दूसरी नहीं मिलेगी। And this is the another concept which is Heisenberg uncertainty principle. What Heisenberg said, he stated that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. He gave equations del x into del px h upon 4 pi, del x into del mvx h upon 4 pi, and the same, and the various relation इसके बेसिस पर होते हैं। बट बेसिक से याद रखिए, रिलेशंस कभी और हो जाएंगे। ये रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ x एंड डेल x और डेल px अनसर्टेनिटी है पोजीशन। अगर हम कहते हैं कि इसकी स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड है, तो हम कितने डिस्टेंस तक हम सर्टेन हैं और कहाँ से हमारी अनसर्टेनिटी चालू हो जाती है, कितने % हम सर्टेन हैं। अगर हम कहते हैं किसी रूम में 100 है तो हम कितने % सर्टेन, प्लस माइनस हम कहते हैं, प्लस माइनस या तो हम % बताते हैं सर्टेनिटी का, या हम प्लस माइनस में एक्यूरेसी बताते हैं, बराबर। तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी क्यों आती है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक पीस ऑफ पेपर की थिकनेस मेजर कीजिए, I'll again ask the same question to you in the class. Think about it. अगर आपको एक पेपर की थिकनेस मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करेंगे? सीधी सी बात है,
अगर हमें किसी भी थिकनेस को मेज़र करना है तो हमें उससे कम साइज़ की, जो भी उसकी थिकनेस है उससे कम साइज़ में कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए होगी। अगर हमें 1 मिलीमीटर मेज़र करना है तो हमें माइक्रोमीटर कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए। अगर हमें सेंटीमीटर मेज़र करना है तो हमें मिलीमीटर कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए। तो हमें थिकनेस की पेपर की थिकनेस मेज़र करनी है तो उससे कम साइज़ का या ऑलमोस्ट उसी साइज़ का, एटलीस्ट उससे कम साइज़ का ही हमें कोई कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए होगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेजर करनी है, तो उस कंडीशन में हमें ऐसे स्केल्स चाहिए होंगे जो इलेक्ट्रॉन की साइज़ के कंपैरिजन में हो उससे छोटे। इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है, दैट वी नो वेरी वेल। एक्सरेज का साइज़ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के साइज़ के आसपास होता है और उससे उसे मेज़र किया जा सकता है। या कोई लाइट रेडिएशंस है, रेडिएशंस आई कैन से, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, उससे हम उसके बारे में पता करते हैं। अब रेडिएशन से कैसे पता करेगा? मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेडिएशन यहाँ आके टकराए और उनने आपको जाके इन्फॉर्मेशन दी, इस टाइम में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। रेडिएशन, आप जब एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है उसका एक्सरे लिया जाता है और जो हार्ड पार्ट आपकी बॉडी के होते हैं उन हार्ड पार्ट से एक्सरे रिटर्न जाता है और उसकी जो नेगेटिव है वही आपकी एक्सरे कहलाती है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है तो कोई भी लाइट रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे और वापस जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आपसे कितनी डिस्टेंस पर है। और लेकिन द पॉइंट इज कि जब तक आपको पता चलेगा कि वो आपसे कितनी डिस्टेंस पर है, वो उसकी पोजीशन बदल चुकी होगी। इसी तरह से एक रेडिएशन यहाँ आ रहे हैं, दूसरे रेडिएशन यहाँ टकराएंगे, क्योंकि रेडिएशन तो आप एक साथ छोड़ रहे हैं और वो रेडिएशन वापस जाएंगे। तो इस जगह से इस जगह के बीच की अगर आप डिस्टेंस पता करके और टाइम ड्यूरेशन पता करके स्पीड पता करने आएंगे, तब तक वो किसी और पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप पोजीशन पता करने जा रहे हैं तो आप, क्योंकि जब तक आप पोजीशन पता करेंगे वो यहाँ पहुँच गए, तो आप तब स्पीड नहीं निकाल सकते, और अगर आप स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो आप पोजीशन नहीं बता सकते। तो दोनों में से दोनों के दोनों आप एक साथ सही नहीं बता सकते। और एक और ख़ास बात जो हाइजेनबर्ग ने अपने एक्सप्रेशन में शेयर की थी वो ये थी h/4π, कि अगर आपने अनसर्टेनिटी पोजीशन में 0 कर दी, मतलब आपको क्लियर है कि पोजीशन फिक्स है उसकी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ध्यान दीजिएगा h/4π 0 एंड दिस विल बी अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट। अगर एक आपने ठीक से पता कर लिया तो दूसरा जो है वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो एक चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं और वहां से क्या क्या इश्यूज आते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, ऑब्वियसली अगर हम ये पता नहीं कर सकते, मतलब हम एक ट्रेजेक्ट्री सेट नहीं कर सकते, और अगर हम ट्रेजेक्ट्री सेट नहीं कर सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पथ पर जाएगा, इस पाथ पर जाएगा। इसका मतलब हम एक 3 डायमेंशनल एरिया ही डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, एंड दैट 3 डायमेंशनल एरिया where the probability for electron is maximum is termed as orbital। उस 3 डायमेंशनल एरिया को जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसे ही ऑर्बिटल कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर राइजिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करें, सो दिस मॉडल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर or as well as particle. In this quantum mechanical model, equation is given that is known as Schrödinger equation, H psi E psi। this is the equation जहाँ H एक ऑपरेटर है, psi एक फंक्शन है, E एक वैल्यू है और psi अगेन एक फंक्शन है। तो इस तरीके से एक वो था। E जो है वो एनर्जी वैल्यू है, पूरी जो एनर्जी है सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज E इन दिस केस,
and H is operator also. It is not given in your book, but expanded form of that Schrodinger equation I am sharing with you. It is d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square. It is 3D hammer operator, right? Plus 8 pi square m e minus v psi upon h is equal to 0. This is the equation, and the solution of this equation is psi or psi square. Psi is called wave function and psi square is probability density. Psi and psi square. Psi is wave function and psi square is probability. वो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. Wave function is a mathematical function. It has no physical meaning. इसकी कोई physical meaning नहीं होती, मतलब reality में ये नहीं होता. एक mathematical function. It defines the coordinates of home of electron. Electron के घर के coordinates बताता है. I can say it define the coordinates of the area where the probability for electron is maximum. So it is a mathematical function. Value of it is 0, 1, value of it 0, negative और पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, क्योंकि जिसकी फिजिकल मीनिंग नहीं होती उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, उसकी जीरो वैल्यू भी हो सकती है, बट जिसकी फिजिकल मीनिंग होती है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, ध्यान रखिएगा. ओके, सो साई की वैल्यू वो होती है. और इसके सॉल्यूशंस जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स को बताते हैं. वी कैन ऑल्सो टर्म्ड एज द वेव फंक्शन. ऑर्बिटल्स इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. ऑर्बिटल्स आर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है उसी से हमें इसके बारे में पता चलता है. साई स्क्वायर इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इट, पॉजिटिव होगा हमेशा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इट इज टर्म्ड एज एंड डिफाइन द area where the probability for electron is maximum. It never be zero, never be negative, it is always positive. किसी एरिया में at some point it is also zero. Psi square is also zero at some point. तो but generally it is positive or zero, but never be negative because it has a physical meaning. But at some point जहाँ इलेक्ट्रॉन की probability zero होती है वहाँ पर वो zero हो सकता है. So this is probability density. तो इस इक्वेशन के, या आपने जो इक्वेशन लिखा हुआ उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, इट इज़ वेरी, आपने देखा है कैसा एक्सप्रेशंस है, तो उसमें जो है वो कई सॉल्यूशंस बोलते हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस एक्सप्रेशंस के लिए, बट कुछ ही सॉल्यूशन एक्सेप्ट किए जाते हैं और उन्हें ही ऑर्बिटल्स के लिए डिफाइन किया जाता है. जो इस एक्सप्रेशंस, या मैं जो कहूँगा इसके सॉल्यूशंस हैं, value of psi depends on three important factors, three important numbers. Those numbers are termed as quantum numbers. उन नंबर को ही क्वांटम नंबर कहा जाता है. उन नंबर को ही क्वांटम. तो solution of Schrodinger equation is defined by three numbers. These numbers are termed as quantum numbers. There are actually 4 quantum numbers, जिनमें से 3 quantum numbers are based on the solution of Schrodinger equation, but 1 quantum number is added to define the spin motion of electron. We'll discuss each quantum number one by one. The first one is called principal quantum number. Some important points about quantum numbers is given here also. Remember,
द ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। अगर साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहा जाता है स्मॉलर साइज ऑर्बिटल मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यानी। और शेप एंड ओरिएंटेशन मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन along the certain direction than along others, right? अगर आपसे कहा था कि शेप ऐसा है, ओरिएंटेशन ऐसा, इसका मतलब है कि शेप जो हम बता रहे हैं इसका मतलब है कि जो शेप है उस शेप में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखिएगा, इन टर्म्स का यूज होगा। सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It determines the size and to large extent the energy of orbital for hydrogen and hydrogen like ion। तो साइज डिटरमाइन करता है और हाइड्रोजन, साइज तो सभी का डिटरमाइन करता है, बट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए ही एनर्जी डिटरमाइन करता है। If number of n is more, size of orbital is more। n is also defined shell। Here shell is a term which define by the value of n। actually shell का कोई appropriate definition नहीं है। n की वैल्यू मतलब shell, जितना n उतना shell। shell वो एक जोन है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सारे ऑर्बिटल्स रहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। shell वो एक जोन है। जैसे अगर मैंने कहा कि आप और हम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये धनपुरी एक शेल है, इसके अंदर हमारे घर सब शेल होंगे, ठीक है, हमारे कमरे ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो जो क्वांटम नंबर्स इज एक्चुअली द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का पोस्टल एड्रेस है। तो शेल जो है वो एक तरीके से क्यूमुलेटिव टर्म है जो n की वैल्यू से डिफाइन होता है। एंड इफ द n नंबर ऑफ शेल इज देयर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी n स्क्वायर। अगर शेल n है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर। इफ n इज वन शेल इज देयर, उनको ऐसे KLMN तक तो टर्म किया गया। तो उसके बाद का टर्म मैंने बताया था आपको पहले भी, तो उन्हें उसके बाद ABCD नहीं आती थी तो उन्होंने उसके बाद नहीं लिखा और 1 2 3 4 वर्ड दिया। तो अगर इफ shell number 1 it is, then number of orbitals 1, shell number 2 it is, number of orbitals 4, possible number allowed जो orbitals हो सकते हैं। shell number is 3, number of orbital will be 3 square, shell is 4, number of orbital will be 4 square, right? ठीक है, so it is very much clear to you, I think, right? all the orbital of given value of n consider a single shell of atom। okay, n की वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है, as I already said। okay, so remember what the principal quantum number do? The one is size and other one is energy of hydrogen like ion, right? Apart from it, apart from your syllabus, I'm sharing one more thing. It define the that we know very well. It also define, it is given in your syllabus also, it define NH upon 2 pi, angular momentum of electron also, right? okay, now we are on second quantum number. So the value of n is clear. Value of n is from 1 to infinity. Any value of n is possible, right? Generally we have seen orbits, बोर्स ऑर्बिट जो है उन्हें शेल की तरह ही, बोर्स ऑर्बिट की जो हमने बात की थी वही शेल की तरह कई बार कंसीडर होते हैं, बट वो करेक्ट नहीं है, राइट? ओके, एज़िमुथल क्वांटम नंबर नाउ तो क्या डिफाइन करता है? डिफाइन 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, इट मीन्स इट डिफाइंस द व्हाट आई हैड सेड अबाउट शेप, मतलब डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिफाइन करता है। एंड ऑल्सो डिफाइन सब शेल, शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं उन्हें ये डिफाइन करता है, राइट? शेल के अंदर जो सब शेल है उन्हें डिफाइन करने का काम करता है। वैल्यू ऑफ एल और वैल्यू ऑफ एल फॉर गिवन एन इज इक्वल टू 0 to n-1,
किसी n वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है. if we have n is equal to 1, so l की वैल्यू क्या होगी, n-1 यानी 0. if we have n is equal to 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1, n-1, 3 0 1 2, 4 0 1 2 3. is it okay? Right? For each subshell there is a particular value of l. For example, for s, l is equal to 0. For p, these are subshells named as subshell named as notations for subshell s, p, d, f, g, h, like s for spin, p for popular, d for f for fundamental, d for, I just forget d for what it is, right? Notation of subshells these are, and value of l s 0, p 1, 2 d, 3 f, 4 g, 5 h. तो इनके लिए ये वैल्यूज है. अब नाउ हेयर इज 0, l की वैल्यू क्या है, 0, दिस मीन्स s, और फर्स्ट शेल इज देयर, सो 1s. l की वैल्यू 0, इट मीन्स s, सेकेंड शेल इज देयर, सो 2s. l की वैल्यू इज 1, सेकेंड शेल इज देयर, 2p. l की वैल्यू इज 0, अगेन s, थर्ड शेल इज देयर, 3s. l की वैल्यू इज 1, l की वैल्यू इज 1, so this is l की वैल्यू इज 1, so this is l की वैल्यू इज 1, so this is, so you can see l is equal to 0, l is equal to 0, 4s, l is equal to 1, 4p. If it is in fourth shell, so shell, these numbers are representing shell and these numbers are representing subshell. So we get about information of shell by these numbers and about subshell by these notations, and for each notation there is a fixed value of l. Okay, is it clear now? Remember it. Okay, so it is all this is about azimuthal quantum number. And one more important thing, this is very very important, value of n plus l. Value of n plus l will decide now, from now value of n plus l will decide the energy of every atom except hydrogen, because energy of hydrogen atom described by only, energy of hydrogen atom described by only what, energy of hydrogen atom described by only n, right? But energy of other atoms described by n plus l. Remember it. The third quantum number is termed as orbital quantum number. थर्ड क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, right? So what happened in third quantum number then? It defines spatial orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axis. साई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ ये क्या डिफाइन करता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल कैसा होगा, ये हर एक ऑर्बिटल कैसा होगा. सबशेल के बारे में बताया किसने, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने. अब ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट. फॉर एनी सबशेल 2l plus 1 values are possible. l के लिए n, for any n value is n-1. For any subshell 2l plus 1 values are possible. मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. And the values are from 0 to, values are possible and these values are given by 0 to plus minus l. For example, s को n को छोड़िए, है ना. अगर हम एक जनरल एग्जांपल देखें, l के लिए 0 वैल्यू है, so this is 0. 1 value is there which is 0. 0 is a value here. Remember 0 एक वैल्यू है. अगर हम l की वैल्यू 0, 0, 2s. If we have l equal to 1, it means 3 values are there, -1, 0, +1, 2px, 2py, 2pz. 3 values are there, -1, 0, 2 plus -1, 0, 2 plus -1, -1, 0, +1. D is there, l की वैल्यू 2 है, so there are 5 values.
dxy, dyxz, dyz, but 5 values are there, -2, -1, 0, +1, +2. xy क्या है ये मैं आपसे शेयर करूंगा फर्दर पोर्शन. Is it clear to you now? So what is the value of m? How many number of values? So 2l plus 1, if l is 2, 5, if l is 1, 3, if l is 0, 1, if l is 0 then 1, okay. और कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? दैट इज 0 to plus minus l. If l is 4, l is 3, the value will be 7, and from -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. If l is 4, put the value here and you will get number of values and the values from 0 to plus minus l. The fourth one is a spin quantum number for spin quantum number electrons, right? Spin quantum number में क्या होगा? So electron spin around its own axis as well as revolve around nucleus, that we know very well. We have to know this. जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिससे क्या होता है? सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, जिससे एक हमारा ईयर सेटअप होता है, और अपने ही एक्सेस पर रिवॉल्व करता है, जिससे डे नाइट होता है. तो जो अपने ही एक्सेस पर होता है उसे कहते हैं स्पिन मोशन. तो अभी तक हमने जितने भी देखा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की बात की न्यूक्लियस के चारों तरफ. यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, कुछ एरिया होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसमें, बट इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात नहीं की गई थी. स्क्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू जो सॉल्यूशन मिले उसमें भी नहीं की गई थी. तो उसे डिफाइन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं. और स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज ही होती हैं, एक +12 if the electron revolving clockwise, or if electron revolving anti-clockwise then -12. Upward arrow is used for clockwise and downward arrow is used for anti-clockwise. But remember, हम ऐसा नहीं कह सकते कि if electron enter in any shell, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये कह पाना मुश्किल है, राइट? सो ध्यान रखिएगा इस चीज को. So I shared the summarized information about principal quantum number, orbital size and energy level of hydrogen and hydrogen-like atoms. Secondary angular momentum, integers 0 to n-1, orbital shape 0 to n-1 याद रखिए, orbital shape and n plus l will give, दोनों मिलकर energy of various atoms define करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो -l to +1 जितनी वैल्यूज होती हैं आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वहां से मिल जाएंगी, केवल इतना याद रखेंगे तो, या 0 to ±l कह सकते हैं. और ऑर्बिटल ओरिएंटेशन और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट आर क्वांटम नंबर एंड व्हाई वी नीड टू evolve quantum mechanical model of an atom. We'll proceed for the same model in next class also. Thank you for